नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रैडो में। और आज हम फिर से हाजिर हैं आदिकाल की मैराथन सीरीज़ को लेकर, जिसमें कि हम 246 प्रश्नों को देख चुके हैं दोस्तों। तो यकीनन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न हमने 246 प्रश्न नहीं देखे हैं। 246 में जितने 4 ऑप्शन बने हैं ना दोस्तों, 246 मतलब कि लगभग मान लो 250 प्रश्नों में हम 1000 प्रश्न देख चुके हैं कायदे से, क्योंकि मैं 4 के 4 ऑप्शंस की डिटेल्स बता के चलता हूं कि 4 ऑप्शंस जो बने हुए हैं, जैसे कि अभी पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश, प्राकृत, ये सब आ रहे हैं ना, तो मैं इन ऑप्शंस से भी आपको एक एक आंसर बता के चलूंगा। तो हमारे एक ही प्रश्न कम से कम 4-4, 5-5 हमारे प्रश्न हल होते हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप मेरी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। यकीनन आप पहले वीडियो देखिए और आपको डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे वीडियो डले हुए हैं। तो मैं सारी वीडियो देखकर अगर यूट्यूब पे मैंने सोचा है कि मैं वीडियो डालूं, तो कुछ ना कुछ मैं कुछ नया करने की कोशिश करूंगा कि जिससे मेरे से लोग जुड़ सकें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं 247 नंबर का। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा को क्या कहते हैं? तो मीनाक्षी मेरी वीडियो कंटिन्यू देखती है, तो मीनाक्षी से भी मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा का। देखो मीनाक्षी, मैंने क्या बोला था? डिंगल, एक चीज देखना, डिंगल और पिंगल। डिंगल का कोड था डर, डिंगल का कोड क्या था? डर। और पिंगल का कोड होता है पब। इसका मतलब क्या है? डिंगल का डर और पिंगल का पग। देखो डिंगल, डी से बना देना डिंगल, और यदि ए से अपभ्रंश और आर से राजस्थानी, यदि अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? डिंगल बन जाएगी। वैसे ही अपभ्रंश में यदि ब्रज जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? पिंगल बन जाएगी। तो डिंगल का डर, पिंगल का पब। तो देखते हैं, अपभ्रंश में राजस्थानी मिश्रित हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? डिंगल या पिंगल? तो डिंगल बन जाएगी। और पिंगल कब बनेगी? जब अपभ्रंश में क्या जुड़ जाए? ब्रज जुड़ जाए, है ना। और अपना साहित्य लेखन की शुरुआत कब से हुई है? हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत तो मतलब किससे हमने हिंदी लेखन की शुरुआत हो गई थी? अपभ्रंश काल से हो गई थी। प्राकृत का पाणिनि किसे बोलते हैं? हेमचंद्र को बोलते हैं, क्योंकि हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा था, प्राकृत का व्याकरण लिखा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, 284वां प्रश्न सेम बन गया। अपभ्रंश के साथ ब्रज जुड़ जाए तो मिश्रित भाषा क्या कहलाएगी? अपभ्रंश में ब्रज जुड़ेगी तो पिंगल कहलाएगी। समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न है खालिक बारी। खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो, खालिक बारी रचना किसकी है? यह अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। और याद रखना अमीर खुसरो, चलो एक और प्रश्न, अमीर खुसरो की जो खालिक बारी है वो फारसी में है, रोमन में है, देवनागरी लिपि में है, गुरु लिपि में है। तो याद रखना फारसी में। ये कायदे से ना, इसमें फारसी, तुर्की और दो तीन उर्दू, इन शब्दों के क्या है? शब्दकोश ग्रंथ है ये। कैसा ग्रंथ है? शब्दकोश है ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को सिखाने के लिए लिखी थी इन्होंने। अगला प्रश्न आता है 250वां प्रश्न। देखो, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की है? स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरहप्पा ने, तुलसीदास ने। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? सरहप्पा 883 ईस्वी जन्म। ठीक है ना, सॉरी स्वयंभू। सरहप्पा को तो कितना है जन्म? सरहप्पा का जन्म कितना है? 769। 251वां प्रश्न देखते हैं। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? किससे दोस्तों? माघ से करना उचित समझा। स्वयंभू का, पुष्पदंत, राम सिंह, देवसेन। तो आंसर क्या है? पुष्पदंत। ठीक है, 7वीं सदी के थे पुष्पदंत। ठीक है, 7वीं सदी के। किसने बोला था? शिव सिंह सैंगर ने बोला था, पहला कवि, और 7वीं सदी। जबकि पुष्पदंत का जो रियल माना जाता है वो 10वीं सदी माना जाता है। याद रखना इस चीज को। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा प्लस पाहुन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दोहों का उपहार। और पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? राम सिंह की। किसकी है दोस्तों? राम सिंह की। तो यकीनन जो मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको खुद ही दिख रहा है कि मैं सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को लेकर नहीं चल रहा हूँ, उसमें आपको डिटेल्स भी बता के चल रहा हूँ। तो यकीनन जो मेरी मैराथन वाली सीरीज अगर आप पूरी देखते हैं ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आदिकाल से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इतने सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ आदिकाल में कि एक भी बाहर नहीं जाने वाला। अगला प्रश्न है 253वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या राहुल सांकरत्यायन ने कितनी मानी थी? दोस्तों हमें तो ये तो बेसिक प्रश्न है, 84 मानी है। डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर दीको उपदेश ग्रंथ किसका है? अच्छा मीनाक्षी मुझे बताओ याद किसकी आ रही थी हमें? किसकी याद आती है हमें?
किसकी याद आती है? सरापा की, सबरपा की, डोम्बीपा की, कणप्पा की। याद किसकी आती है? हमें याद रखना, डोम्बीपा की याद आती है। किसकी याद आती है? डोम्बीपा की याद आती है। डोम्बीपा की याद आती है मतलब क्या है? वो देखो, वाई से देखो योगचर्या, ए से अक्षर अक्षर द्विउपदेश और डी से डोम्बी गीतिका। योगचर्या, अक्षर द्विउपदेश और डी से डोम्बी गीतिका। किसकी याद आ रही है हमें? डोम्बीपा की याद आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डोम्बीपा। और देखो याद रखना, सरापा ने क्या लिखी है? दोहा कोश। दोहा कोश। सरापा के टोटल ग्रंथ कितने हैं? 32 हैं। कितने हैं? 32 हैं। और याद रखना, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना था? सरापा को माना था। सरापा का जन्म कितना है? 769 माना है। सबरपा ने क्या लिखी है? चर्या पद लिखी है। क्या लिखी है? चर्या पद लिखी है सबरपा ने, ठीक है। और कणप्पा ने क्या लिखी थी? कणापाद गीतिका लिखी है और चर्या विनिश्चय लिखी है। कणापाद गीतिका, चर्या विनिश्चय भी इन्होंने लिखी है दोस्तों। अब सबरपा और डोम्बीपा का जन्म कब है? तो हम इसको बता देंगे। एक का 840 है और एक का, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, लो फिर बोलोगे बताया नहीं। देखो, सबरपा, लुईपा और सबरपा, इसका तो है 780, ठीक है। और इसका है कणप्पा का 820 और डोम्बीपा का है 840, ठीक है। 255वां प्रश्न देखना, असंगत छांटिए वो। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की, करकनचर्यू कनकामर मुनि की, गाथा सप्तशती हाल की, विजयपाल रासो जगनिक का। तो विजयपाल रासो जगनिक की कहाँ है? एक मिनट कट कर देता हूँ उसे। विजयपाल रासो किसने लिखी है? विजयपाल रासो किसने लिखी थी? नल सिंह ने। किसने लिखी है? नल सिंह ने। और जगनिक ने क्या लिखी है? परमाल रासो, ठीक है। और गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की खासियत क्या थी दोस्तों? गाथा सप्तशती की खासियत क्या है? याद रखना, प्राकृत रचना है। कौन सी रचना है ये? प्राकृत रचना है। और राधा का सबसे पहले उल्लेख किस पुस्तक में है? तो गाथा सप्तशती में ही है, हाल की गाथा सप्तशती में। अगला प्रश्न आ रहा है 256वां। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। ये जानकारियाँ, ये फैक्ट हर कोई आपको इतने बता के नहीं चलेगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हर कोई क्या आता है कि प्रश्न बोलता है, आंसर बताता है और आगे चल जाता है, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ सारे ऑप्शंस की। तो यकीनन समय लग रहा है हमारी वीडियो में, हम प्रश्न को कम देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्लेरिफिकेशन है, जो हम उसकी डिटेल्स बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए काफ़ी कामगार साबित होगी। 256वां प्रश्न है, असंगत अनुक्रम का पता लगाइए। तो असंगत भविष्य कथा धनपाल ने लिखी है 10वीं सदी में। प्रबंध चिंतामणि 1361 में जैन आचार्य मेरुतुंग ने। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है इसमें, हरिचरित्र लालच दास ने और राउलवेल रोडा कवि ने। तो राउलवेल कब की है? 10वीं सदी की थी, पहली शिलांकृति करती है ये, है ना। इसका आंसर है वैसे हरिचरित। हरिचरित लाल चंद्र ने नहीं लिखी है, हरिचरित लिखी है लालच अरे यार, लालच दास ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बनना है 257वां, विसंगत अनुक्रम बताइए। पद्मनि चरित लालचंद्र ने, देखो ये लालचंद्र देखो यहाँ दिखा रहा था ना, वास्तविक रूप से पद्मनि चरित्र लिखा है, पद्मनि चरित्र जो लिखा है लालचंद्र ने लिखा है। नल दमयंती कथा व्यास कवि की है, बेली कृष्णन रुक्मणी रोडा कवि ने लिखी है, बीसल देवरासो नरपति नाल ने। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या है इसका सही आंसर मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर है बेली कृष्णन रुक्मणी री। ये रोडा कवि ने नहीं लिखा था, रोडा कवि ने क्या लिखा है? राउलवेल। तो ये किसने लिखा है? पृथ्वी चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? पृथ्वी चंद्र ने लिखा है। मुगल काल जब हम पढ़ते हैं, अकबर का शासनकाल पढ़ते हैं, जब नवरत्न पढ़ते हैं, तो उनके जो राइटर आते हैं तो उसमें पृथ्वी चंद्र भी आता है। और यहाँ आई थिंक इसका जो जन्म है, मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा हूँ, 1538। तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, लक्ष्मी मीनाक्षी आप कमेंट कर देना कि पृथ्वीराज का जन्म कब है। मैं 1538 बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे। 258वां प्रश्न देखते हैं, विसंगत अनुक्रम कौन सा है? विसंगत अनुक्रम कौन सा? स्थूलीभद्र रास जिंदरम सूरी, हमें पता है 1209 में लिखा हुआ है ये। उक्ति व्यक्ति प्रक्रम दामोदर शर्मा 12वीं सदी की रचना है। कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र ने लिखी है। और चंदनमाला रास स्वयंभू ने। तो चंदनमाला रास किसने लिखी है? याद रखना, चंदनमाला रास लिखी है 1200 में।
कब लिखी है? 1200 में लिखी है। और ये 35 छंद की रचना थी और लिखी थी आशुग ने। किसने लिखी है दोस्तों? आशुग ने लिखी थी। और जीवदया रास भी आशुग का ही है। स्वयंभू ने तो पौमचर्यू लिखा है, ऋठनेमचर्यू लिखा है और स्वयंभू छंद लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 259वां प्रश्न है। और ये प्रश्न, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ अभी कर ही दो। 2 जने देख रहे हो, 4 जने देख रहे हो, 10 जने देख रहे हो, मेरी वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी देख रहे हो यार एक बार लाइक कर दो। गोरखनाथ की रचनाओं शबदी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि गौरख बानी का संपादन किसने किया था दोस्तों? गौरख बानी का संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। हिंदी में सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले व्यक्ति कौन थे? यही थे, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। और याद रखना, गौरख नाथ का जो जन्म बताया था ना राम कुमार वर्मा ने, किसने बताया था? राम कुमार ने बताया था 845 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था इसको 9वीं सदी। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको बोला था आपका 13वीं सदी। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने बोला था 11वीं सदी। तो गोरखनाथ का समय पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं सदी बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी बोला था, राम कुमार वर्मा ने 845 ईस्वी बोला था। याद रखना इस चीज़ को। प्रश्न है 260 नंबर का प्रश्न क्या है देखो। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में हमें मिलता है? ये तो बेसिक प्रश्न है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य? तो नाथ साहित्य में मिलता है। गोरखनाथ को उठाइए, है ना। 261वां प्रश्न है। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जलंधर नाथ ने, भरी ने, चूणकर नाथ ने, गोरखनाथ ने। हालांकि सिद्धों से नाथों की अपनी परंपरा को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जलंधर नाथ थे, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, भोला शंकर व्यास का, भोलानाथ तिवारी का? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 में। याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 263वां नंबर का प्रश्न बन रहा है। किस विद्वान ने पुष्प कवि को हिंदी का प्रथम कवि कहा था? पुष्प कवि अभी बता के आया हूँ, इसी वीडियो में मैंने पहले बताया था कि 7वीं सदी बताया था भाई उन्होंने। इसका समय कौन था? गिरियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र? इसका आंसर है गिरियर्सन या शिव सिंह सेंगर। और शिव सिंह सेंगर ने इसकी सदी क्या बोली थी? 7वीं सदी बोली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी सदी 9वीं सदी बोली थी। और वास्तविक रूप से पुष्पदंत का समय माना जाता है आपका 7वीं या 9वीं सदी, इसकी 10वीं सदी माना जाता है, क्योंकि इसका सन निकल के आया था 972 निकल के आया था, तब इसको शुद्ध रूप से 10वीं सदी माना गया। याद रखना इस चीज़ को। 264वां प्रश्न आ रहा है। राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन सा कवि है पहला आदिकाल का? राम कुमार वर्मा ने किसको बोला था भैया? स्वयंभू को बोला था। और स्वयंभू का जन्म कब बताया जाता है? लगभग 883 ईस्वी। क्या बोला जाता है? 883 ईस्वी। ठीक है। विद्यापति के लिए किसने बोला था? दिमाग से उतर गया मेरे अभी फिलहाल, मेरे माफ़ी चाहूँगा। विद्यापति को भी हिंदी का पहला कवि किसने घोषित किया था दोस्तों? तो कमेंट करके बता देना मुझे भी, ताकि मुझे भी याद हो जाए। 265वां प्रश्न देखते हैं। कवि सरापा का राहुल सांकृत्यायन ने क्या समय निश्चित किया था? अभी मैं बता के आया हूँ सरापा का पे आपको, जब मैंने कणापा का, सरापा का, डोंबिपा का सबका बताया था। तो सरापा का क्या बोला था मैंने, याद रहे आपको? 7, 6, 9 बोला था मैंने। इसमें देखेंगे 7, 6 का कोई ऑप्शन बना हुआ है, 7, 6, 9 का ऑप्शन बना हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे बोलते हैं भैया? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे बोला जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू ने लिखी थी पौम चर्यू लिखी थी, ऋठनेमी चर्यू लिखी थी, और क्या दूसरी लिखी थी आपका? स्वयंभू छंद। तो याद रखना पौमु चर्यू जो है ना राम काव्य है। कैसा काव्य है? राम काव्य है। और रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, इसीलिए इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और याद रखना अपभ्रंश का वाल्मीकि पता किसने बोला था? याद रखना डॉक्टर भयाणी ने बोला था। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। प्रश्न है 266वां। सही कौन सा है? एक मिनट, 266वां प्रश्न देखते हैं। सही सारे रासो ग्रंथ प्रामाणिक हैं?
अरे कहाँ के प्रमाणिक है भी, पृथ्वीराज रासो को तो अर्ध प्रमाणिक प्रमाणिक ये सब घोषित किया गया है। सारो रासो ग्रंथ जाली है, ऐसा भी नहीं है। बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है। पदावली वीर रस है, पदावली कहाँ से वीर रस है, तो श्रृंगारी है। तो हमें पता लग गया भाई बीसल देव रासो कैसा ग्रंथ है, श्रृंगारिक ग्रंथ है। 4 खंड में बटा हुआ है दोस्तों। ये कितने खंडों में बटा हुआ है, 4 खंड में बटा हुआ है। ठीक है, हिंदी की पहली 12 मासा रचना जिसमें 12 मास का उल्लेख है, किसमें है, बीसल देव रासो में। याद रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न आ रहा है, सिद्धों का सही समय क्या था, 9वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी। देखो भाई 7 कायदे से 8वीं सदी होती है, 8वीं सदी, लेकिन 8वीं सदी है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 9वीं सदी इसका आंसर सही कर देंगे। अगला प्रश्न जाता हमारा 269 विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली। अरे यार ये तो बेसिक प्रश्न आ गया, क्योंकि विद्यापति को तो मैथिल कोकिल बोला जाता है पदावली के चलते, तो क्या हो गया, मैथिली। अगला प्रश्न आ रहा है 270वां, कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। देखो स्वयंभू 9वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं सदी, जिंदत सूरी 14वीं सदी। ये गलत है, जिंदत सूरी का समथिंग 12वीं सदी है। कौन सी सदी है दोस्तों, 12वीं सदी, क्योंकि जिंदत सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा था। क्या लिखा था, उपदेश रसायन रास, जिसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम रास ग्रंथ बोला जाता है। अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ किसे बोला जाता है, उपदेश रसायन रास को बोला जाता है, जिसके लेखक थे जिंदत सूरी, और समथिंग इसका जो समय जाता है वो 1200 के समथिंग जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है 271 नंबर का प्रश्न, अपभ्रंश नाम का पहल कहाँ पर प्रयुक्त हुआ था। हमें याद है बल्लवी के राजा धारसेन के शिलालेख में। अब बल्लवी के राजा धारसेन के शिलालेख में, जिसने अपने पिता को, धारसेन अपने पिता, कौन देश के पिता, गुहसेन, और गुहसेन का विक्रम संवत क्या था, 650 विक्रम संवत में इन्होंने क्या बोला था, संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत पाली, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बोला था, किसको, गुहासेन को। और अपभ्रंश का पहला उल्लेख भी हमें वहीं मिलता है दोस्तों, याद रखना। और ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि ये लाइन जो है ना आदिकाल के किस प्रकरण में है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा था, और ये वाली बात बोली गई है दूसरे प्रकरण में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है ना, दिल से लाइक ठोक दो अभी यहीं पे, दिल से। अगर आपको लगता है कि भाई यार क्या जानकारी दे रहा है, अच्छी जानकारी दे रहा है भाई, तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक देने में कुछ नहीं घटता हमारा, है ना। कुछ पैसे वैसे लग रहे हो तो बात अलग है, तब मत करना मेरे भाई। अब देखो 272 नंबर का प्रश्न आ गया हमारा, कुवलय माला कथा 9वीं सदी की रचना थी। ये याद रखना भाई, 9वीं सदी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। ये जब हम आदिकाल में गद्य साहित्य पढ़ते हैं ना, आदिकाल में थोड़ा बहुत गद्य की रचनाएं पढ़ते हैं, कुलवे माला है, राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखना। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है, सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, शालिभद्र सूरी, धर्मकुशल मुनि। तो याद रखना इसका आंसर क्या जाता है, उद्योतन सूरी। सोमप्रभ सूरी ने क्या लिखा है, कुमारपाल प्रतिबोध लिखा है। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। धर्म कुशल मुनि ने क्या लिखा है, जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक लिखा है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये जो ऑप्शन है ना कायदे से इनके राइटर नहीं। अब देखते हैं ये प्रश्न क्या बन रहा है। जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक के रचनाकार, देखो यही प्रश्न आ गया, यही आंसर है इसका। देखो ऑप्शन बन के आया होगा जरूर, पक्का ही। ये देखो धर्म कुशल आ गया ना। देखो दोस्तों, सुमति गणी आर का, जिनधर्म सूर्य आर का, विजय सेन सूर्य आर का, धर्म कुशल मुनि, तो उसका आंसर सही हो गया। सुमति गणी ने क्या लिखा है, नेमिनाथ रास लिखा था ना, नेमिनाथ रास लिखा था, नहीं लिखा था, 1213 में एक रचना थी, 1213 की, है ना। विजय सेन सूरी ने क्या है, विजय सेन सूरी ने लिखी है आपकी नेमिनाथ चौपाई लिखी है। और जिनधर्म सूरी ने क्या लिखा है, स्तुली भद्र रास लिखी है, स्तुली भद्र रास 1209 में लिखी थी जिनधर्म सूरी ने, जिसको गिरियर्सन ने क्या बोला था, जिणधाम। जिन धर्म का नाम गिरियर्सन ने जिणधाम बताया मेरे दोस्तों, याद रखना। सुमति गणी ने लिखी थी है नेमिनाथ रास 1213 में, विजय सेन सूरी ने लिखी थी 1231 की, आई थिंक विजय सेन सूरी ने नेमिनाथ रास लिखी थी आपकी 1231 में। और इसी को देखकर, विजय सेन सूरी को देखकर ही पता क्या हुआ था, विजय सेन सूरी ने लिखी थी, इसने क्या लिखी थी, विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास नहीं लिखी थी, सॉरी, रेवंतगिरी रास। विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास थी, 1231 की रचना थी। और इसी को देखकर 1232 में पल्हड़ ने ना आबूरास भी लिखी थी। और पल्हड़ ने जो आबूरास लिखी थी वो
माउंट आबू है राजस्थान में एक जगह, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना उसी में माउंट आबू एक मंदिर है। और माउंट आबू में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, जैन के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। याद रखना, पलहड़ ने लिखी थी 1232 में, आबू रास, याद रखेंगे इस चीज को। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है 274वां नंबर का प्रश्न क्या बन रहा है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है, धर्मसूरी, सालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी या अदेव वज्र। देखो सिद्धों की भाषा, संध्या भाषा किसने बोला था, अदेव वज्र ने बोला था। सालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास है ना, याद आ रहा होगा। जिनधर्म सूरी स्थूली भद्र रास आ रहा है। धर्मसूरी का क्या है, जम्बू स्वामी रास। तो दोस्तों मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना कि आप डिटेलिंग थोड़ा तेज कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 275 नंबर पे, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों बेसिक प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदू समाज में नीचे से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती थी। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारी वाजपेयी का, अज्ञेय का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोस्तों किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न आ रहा है 277वें नंबर का, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, बसंत विलास। अभी बता के आया हूँ मैं तुम्हें, पिछले ही प्रश्न में बीसल देव रासो की हिंदी में पहले 12 मासा का वर्णन इसमें बीसल देव रासो में हुआ था। 278वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। भैया कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने देखो कीर्ति लता या कीर्ति लता के लिए ही शायद विद्यापति की जो रचना थी कीर्ति लता थी, उसको भृंग भृंगी संवाद भी बोला था दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 279, खुसरो के गुरु कौन थे, मुइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदे नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो उसका आंसर था निजामुद्दीन औलिया। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि बताओ, दामोदर सर्वा, जयपाल प्रताप सिंह या उमापति। इसका आंसर है उमापति। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। प्रश्न है 281वें नंबर का प्रश्न बन रहा है हमारे लिए कि निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर, गंगा वाक्यवली, राउलवेल। राउलवेल किसने लिखी थी, रोडा ने लिखी थी। ये तो पहली शिलांकृतिक काव्य है। और चंपू काव्य में वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का था, है ना। इसमें सिद्धों की रचनाओं का उल्लेख दिया गया। गंगा वाक्यवली किसकी है, विद्यापति की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी है, दामोदर शर्मा ने लिखी है। दामोदर शर्मा ने लिखी है और यही क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। और साथ याद रखना उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ही बनारस के आसपास का विवरण दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, राउलवेल की नायिका कौन है। राउलवेल की नायिका पुष्पावती, रत्नावली, कोशा या फिर राहुल। तो ये हमें पता चल गया है राहुल, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम घोषित किया था किसने। देखो दोस्तों विद्यापति को क्या बोल रहा है ये, कि विद्यापति को क्या घोषित किया था दोस्तों, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट है, कहाँ ये प्रश्न हमारा, रहस्यवादी। तो हमें पता भी रहस्यवादी तो इनको दो जनों ने बोला है, एक ग्रियर्सन ने बोला, एक जनार्दन मिश्र ने बोला। तो ऑप्शन में ग्रियर्सन मिल चुका है ना। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या बोला था, श्रृंगारी कवि बोला है। राम कुमार वर्मा ने क्या बोला है, श्रृंगारी कवि बोला है ना। तो ये भी हमारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब देखो इसमें एक और बात बोल रहा है कि एक और चीज़ अब भैया आती है इसमें, किसमें, विद्यापति में। विद्यापति के लिए ना 3 चीज़ें आती हैं। इस चीज़ को जरा सा थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो देखो भक्त, देखो 3 चीज़ें बोलती, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष पैनीपुरी ने इसको ना श्रृंगारी कवि बोला है। रहस्यवादी कवि बोला है ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन साय ने इनको भक्त कवि बोला है। तीनों के बारे में बता दिया है, दोबारा से पीछे कर लेना, वीडियो ढंग से सुन लेना, है ना। 284 नंबर का प्रश्न बनना है, विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है। पदावली, कीर्तिलता, शैव सर्वस्व सार या कीर्ति पताका। तो दोस्तों याद रखना कीर्ति पताका, कीर्ति पताका कोई पता नहीं है, ऐसे याद रखना, कीर्ति पताका अभी तक पता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुसरो का व्याकरण ग्रंथ। तो थोड़ा सा देखो दोस्तों, खुसरो का व्याकरण ग्रंथ क्या है, नुहे सीपीहर, हालात एक कन्हैया, नजरान ए हिंदी, खालिक बारी। अब देखो कायदे से इसका आंसर किताब ने दिया है नुहे सीपीहर, लेकिन नुहे सीपीहर के बारे में जब मैंने पढ़ा तो इसमें कहीं पे भी व्याकरण का जिक्र नहीं है। प्रकृति का चित्रण किया हुआ है और इसमें आपका चिड़ियाओं का चित्रण किया गया है। इसमें बोला गया कि अलाउद्दीन जो खिलजी थे उसने अपने पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक
खिलजी कुछ ऐसा ही उनका नाम था, उनके लिए ये ग्रंथ लिखवाया था, जिसके बदले में उनको एक हाथी के वजन के बराबर उनको सोना इनाम में दिया गया था, अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है ना। अमीर खुसरो का नाम क्या है? अबुल हसन खुसरो। ठीक हो गया। तो खालिक बारी, मैं इसमें जाना चाहता हूँ खालिक बारी में, क्योंकि ये एक शब्दकोश रचना है। कैसी है? शब्दकोश है। ठीक है। तो नोहे सिपहर और खालिक बारी, इसका आंसर किताब ने नोहे सिपहर डाला हुआ, लेकिन इसमें मुझे डाउट है, तो आप भी मेरा डाउट क्लियर करना। 286 नंबर का प्रश्न है, श्रुति के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार कौन है माना जाता है? मधुकर कवि, पातीराम, रोड़ा कवि या बालचंद्र? उसका आंसर है बालचंद्र। 287 नंबर का प्रश्न है, वज्रयानियों के प्रभाव का क्षेत्र। देखो वज्रयानी से मैं तुम्हें एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। लो सिद्ध, अब तो याद हो जाएगा। सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? वज्रयानी में सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में? तो याद रखना इस चीज़ को। अब एक मिनट है, वज्रयानी में तो नाद भी आते हैं हमारे और ये भी आते हैं, तो इसको हम थोड़ा डाउट और क्लियर कर देते हैं आपके लिए। इसमें हम आपको बता देते हैं वज्रयान जो थे ना, एक मिनट कट कर देता हूँ मुझसे, क्योंकि इसमें डाउट हो रहा था मुझे भी, वज्रयानी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो वज्रयानी में देखो दो चीज़ मिलती है हमें। एक मिलता है जैसे देखो नाथ और एक है सिद्ध। तो ये सिद्ध के उल्लेख नहीं है इसमें दोस्तों। ये बोल रहा है आपके लिए, एक मिनट है, देखो वज्रयानी का संबंध एक मिनट नाथ से भी था और सिद्धों से भी था। तो पहले कौन आए थे? सिद्ध आए थे। पहले नाथ तो आए नहीं थे, पहले सिद्ध आए थे। तो प्रश्न यही बन रहा है कि वज्रयानी का प्रभाव जो क्षेत्र था किस में था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। सिद्धों का कहाँ था? पूर्वी भारत में था। 288 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया था। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय, मैं अभी भी तुम्हें पहले बता के आया था जब मैंने आपको बताई थी गोरखनाथ के बारे में, जब पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी संपादित करी थी, तो मैंने उस समय पे बताया था आपके लिए कि रामचंद्र शुक्ल ने इसका जन्म समय क्या बताया था? रामचंद्र शुक्ल ने इसका जन्म समय क्या बताया था आपका? 13वीं सदी बोला था। आई थिंक 13वीं सदी रामचंद्र शुक्ल के लिए बोला था, और 11वीं सदी क्या बोला था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या बोला था? 11वीं सदी बोला था। याद रहेगा। 289वां प्रश्न देखते हैं, महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? महासुखवाद नाथ में, सहजयान में, वज्रयान में, हीनयान में? तो ये आंसर क्या है? वज्रयान में। महासुखवाद जो सिद्धों से संबंधित था ना, तो वज्रयान में। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ? बहुत बड़ा प्रश्न मिल गया भाई हमें। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय से? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या बौद्धों से? तो रत्नाकर जोपम कथा जो दोस्तों ये अपना जो बनता है ये सिद्धों से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? सिद्धों से बनता है। रत्नाकर जोपम कथा किससे संबंधित थी? सिद्धों से। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? ये बात किसने बोली थी? तो नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर ये चार तो हो ही गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है हमारा पास? रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य का उपलब्ध होता है रासों में, जैन में, सिद्ध में, नाथ में। तो उसका क्या है? प्रामाणिक साहित्य कहाँ उपलब्ध होता है? जैन में होता है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो, अगला प्रश्न बन रहा है आपके लिए। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा का काव्य की रचयिता कौन है? जय नायक। और इसी के लिए चलते तो डॉक्टर जो बूलर था ना, डॉक्टर बूलर ने जो पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखी ना, पृथ्वीराज रासो जो लिखी है, उसको इन्होंने अप्रमाणिक ना इसी के आधार पर बोला था बूलर ने इसको कि ये भैया कॉपी है किसकी? पृथ्वीराज विजय की, जो जय नायक ने लिखी है। अगला देखो, कलिकाल का सर्वज्ञ किसे बोला जाता है दोस्तों? कलिकाल का सर्वज्ञ किसके लिए बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या है? कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद्र, गोरखनाथ, स्वयंभू या पुष्पदंत? तो हेमचंद्र। कलिकाल का सर्वज्ञ किसे बोला जाता है? हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि किसे बोला जाता है? हेमचंद्र को बोला जाता है। ठीक है। अपभ्रंश का वेद व्यास किसको बोला जाता है? स्वयंभू को बोला जाता है। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है ये तो बहुत बार हो गया, जैनाचार्य मेरुतुंग।
कितने बार परमात्म प्रकाश। देखो भी अगला प्रश्न आ गया परमात्म प्रकाश। एक चीज देखो, परमात्म प्रकाश और योग सार दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? जो इंदु ने लिखी है। परमात्म प्रकाश और योग सार जो इंदु ने लिखी है, तो जो इंदु ने योग से देखो पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखी है। कनकंड मुर्यु कनकामर मुनि ने लिखी है। देवसेन ने क्या लिखी है? तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार और अपना श्रावकाचार, है ना। इतनी सारी रचना किसकी है? देवसेन की है। 297 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना भ्रंग भृंगी संवाद में है? तो विद्यापति की अभी मैं तुम्हें बता के आया था कीर्ति लता और प्रीति पताका में मैंने बोला था कुछ भी हो सकती है ना। तो मैं फिर भी मैं क्या बोला था कि 200 आपके लिए क्या बोला था मैं? कीर्ति लता। दोस्तों क्या आंसर इसका? कीर्ति लता में भ्रंग भृंगी संवाद के रूप में बोला है विद्यापति की रचना को। एक मिनट में माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अटपटा बोल दिया है। विद्यापति की कौन सी रचना भ्रंग भृंगी संवाद में है? तो कीर्तिलता। और याद रखना इसको बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहा जाता है? दोस्तों हिंदुस्तान का तूतिया अमीर खुसरो को बोला जाता है। लेकिन मीनाक्षी मेरा प्रश्न आपसे है कि हिंदुस्तान का तूतिया अमीर खुसरो को, हिंदुस्तान का तोता हिंद अमीर खुसरो को बोलते हैं। तोता ए हिंद इसे बोला किसने था? ये आपके लिए प्रश्न है। अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि किसने दी थी? ये बताएंगे आप मुझे। और नहीं बताएंगे तो जो भी उतार देना मैं कमेंट कर दूंगा आपके लिए पर्सनल। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान कौन थे? कर्नल टाड, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी पूरी कहानी समझा के आया हूँ। डॉक्टर बूलर ने क्या बोला था कि जो जय नायक की पृथ्वीराज विजय है ना, उसी की कॉपी है ये। अगला प्रश्न आ रहा है 300 नंबर का प्रश्न देखो। नेमिनाथ, एक मिनट, नेमिनाथ चौपई विजय चंद्र सूरीकृत की नायिका कौन है? नेमिनाथ चौपई विजय चंद सूरीकृत की नायिका कौन है? लोना, विशाखा, राजुल, प्रेमा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी, राजुल। नेमिनाथ चौपई जो लिखी है विजय चंद सूरी ने लिखी है। तो इसको देखो, इसमें महिला का नाम क्या है? राजुल। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और हमने 300 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको जरा सा शेयर करो ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके, जिनको इसकी वास्तविक रूप से ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँच सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह ही। थैंक यू।